वरिष्ठ नेता है माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने 22 महीने में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बना दिया, एशिया का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे, जहां पर फाइटर प्लेन पेंशन योजना हो, 10-90 हो, 100 हो, डायल 100 हो, 108 एम्बुलेंस सेवा हो, तमाम हॉस्पिटल्स, तमाम मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, तमाम कॉलेजेस बनाए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में तमाम काम किया है, एक्सप्रेसवे बनवाया, इतने काम किए हैं, रोजगार के क्षेत्र में बहुत काम किया, लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ। तो जनता आज इन सब चीजों को याद कर रही है। अब आप देखिए ना, 2017 में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो 5 कालीदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धुलवाया था। क्यों धुलवाया था? कि यहाँ पर पिछड़े और दलित समाज के मुख्यमंत्री रहे। ये बीजेपी वो पार्टी है जो पिछड़े दलित विरोधी पार्टी है, और इन्होंने ऐसे नेता, गोदी नेता अपनी पार्टी में शामिल किए हैं, चाहे वो राजभर जी हों, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हों, इस तरह के नेता रखे हैं, शामिल की, ताकि वो पिछड़े दलितों को अखिलेश जी के बहाने से। राजभर को तो मंत्री बनने का उनको है कि भाई मैं जल्दी से मंत्री बनूं, इसलिए अपने बॉस लोगों को खुश करने के लिए वो इस तरह की बीजेपी की जीती हुई 80 सीटें हमने छीन ली, इनके मुंह में, हलक में अपना हाथ डालकर हमने इनकी जीती हुई 80 सीटें हमने छीन ली। हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, हमारी सीटें बढ़ी। 94% पीडीए ने आह्वान कर लिया अपने समाज से कि इस बार सब एकजुट होंगे और एनडीए को उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे भारत से भगाएंगे और पूरे भारत को एनडीए मुक्त। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, ऐसी महिला विरोधी पार्टी है, ये वो पार्टी है जो महिला विरोधी है, पिछड़े दलित आदिवासी विरोधी पार्टी है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, महिलाओं की अस्मिता लुटे। तभी तो आप देखिए, ये वो पार्टी है जिनके गुरु हैं विश्व के सबसे बड़े रेपिस्ट आसाराम राजभर जी की। तो अब आप ये समझिए कि जिनको वो कोसते थे अब उन्हीं के साथ चले गए। और राजभर जी के पार्टी के प्रदेश सचिव, अभी कल परसों अखबार में आया कि वो गांजा तस्करी में यादव जी के बहाने समस्त पिछड़े दलित समाज को गरियाएं और कोसें, ये रखे ही इसलिए गए, अन्यथा इनको पद से। प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक हारू उप मुख्यमंत्री हैं, एक भागू उप मुख्यमंत्री हैं। जो हारू उप मुख्यमंत्री हैं वो मौर्य जी, वो हार चुके हैं, एक बार नहीं 2-2 बार हार चुके हैं। और जो भागू उप मुख्यमंत्री, वो जहां से मैं आपको ये बाइट दे रही हूँ, लखनऊ मध्य से वो चुनाव लड़ चुके थे। इस बार उनको मालूम था कि समाजवादी पार्टी से बुरी तरह से हारेंगे, इसलिए ये क्षेत्र छोड़कर भाग गए दूसरे क्षेत्र से। आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम आनंद है। इस समय मैं लखनऊ में मौजूद हूँ। मेरे साथ बातचीत करने के लिए नाहिद लारी खान जी मौजूद है, समाजवादी पार्टी की स्पोक्सपर्सन। इनसे बातचीत करेंगे। घोसी में उपचुनाव हो रहा है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन वहीं ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव को निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अगर अखिलेश यादव को सैफ ही नहीं भेज दिया तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। तमाम जो बयान हैं उनके आते रहते हैं, कभी सपा के साथ थे, फिर बीजेपी के साथ जाके उनके साथ मिल गए। बातचीत करेंगे। मैम, स्वागत है आपका। शुक्रिया। ओम प्रकाश राजभर लगातार अपनी सुर्खियों के लिए बयानों में जाने आते हैं, लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। कैसे देखती हैं कि अखिलेश यादव को निशाना क्यों करे लगातार वो? देखिए, अब ओम प्रकाश राजभर को तो मंत्री बनने का उनको है कि भाई मैं जल्दी से मंत्री बनूं, इसलिए अपने बॉस लोगों को खुश करने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि जब इंडिया का गठबंधन हुआ और इंडिया की बैठक हुई, उससे पहले अगर आप याद करें तो एनडीए बोतल में बंद था, एनडीए बाहर निकला ही नहीं था, सालों से वर्षों से एनडीए बोतल में बंद था। लेकिन जब इंडिया का महागठबंधन हुआ तो उससे थर्रा कर घबरा कर एनडीए ने भी उसी दिन बैठक रख दी दिल्ली में, जिसमें राजभर जी भी गए। और तब न्यूज़ में आया, लगभग 1 महीने पहले की बात है, और जहाँ तक संभवतः बुधवार रहा होगा कि बुधवार का दिन था, तब न्यूज़ में आया कि राजभर जी को मंत्री बनाया जाएगा। अब 1 महीने बीत गए हैं, 1 महीने बीत गए, अभी तक राजभर जी को मंत्री नहीं बनाया। तो आप ये समझे कि ये वो राजभर हैं जो अभी कुछ महीने पहले तक, कुछ ही महीने पहले तक बीजेपी को, और विशेषकर आप ये समझे मोदी जी को, माननीय मोदी जी को और माननीय योगी जी को पानी पी पी कर कोसते थे, अनर्गल बातें कहते थे और क्या क्या गाने गाते थे, ये सबको मालूम है। ऐसी अपमान भरे शब्दों का प्रयोग करते तो शायद ही कोई राजनीतिक व्यक्ति किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए प्रयोग करे। उन्होंने सारी हदें पार कर दी, आज वो फिर जाकर उसी पार्टी में चले गए हैं। तो आप ये समझिए कि बेसिकली बीजेपी और माननीय मोदी जी का तो ये है कि चूंकि इंडिया का महागठबंधन बन गया है, तो इसलिए इस महागठबंधन की तुलना में वो अपने दल में, अपने एनडीए में ज़्यादा दलों को शामिल करना चाहते हैं। वो 40 वाला तो आपने कहानी सुनी है, तो उसी कहानी को वो पूरा करना चाहते हैं, इसलिए छोटे छोटे दलों को वो इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। और रही बात राजभर जी की, तो अब आप ये समझिए कि जिनको वो कोसते थे अब उन्हीं के साथ चले गए। और राजभर जी के पार्टी के प्रदेश सचिव, अभी कल परसों अखबार में आया कि वो गांजा तस्करी में लिप्त। तो चूंकि
राजभर जी के पार्टी के लोग गांजा तस्करी में लिप्त हैं, गांजा तस्करी करा युवा, विशेषकर पिछड़े दलित समाज के युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, तो इसलिए जो है बीजेपी के साथ वो चले गए, सत्ता दल के साथ। तो इसलिए राजभर जी के बारे में क्या कहना, अरे वो तो खुद इतना डर रहे थे तो खुद बीजेपी को छोड़कर आए, चूंकि पिछड़े दलित समाज के लोग, उन्हीं के समाज के लोगों ने उनको बताया कि अगर आप समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे, आपको हरा देंगे। ये वो पार्टी है जो अभी, जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं था तो उससे पहले उनके 4 विधायक थे, और समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो गया तो अब हो गए 7 विधायक, तो उनका तो बढ़ गया। उनका तो, अगर वो ना होते समाजवादी पार्टी के साथ तो अभी तक उनकी राजनीति समाप्त हो गई होती। तो जितनी बातें राजभर जी कर रहे हैं वो केवल मंत्री बनने के लिए कर रहे हैं। एक और मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं फिलहाल तो, केशव प्रसाद मौर्य। चुनाव अपना हार गए थे विधानसभा का, लेकिन फिर भी उप मुख्यमंत्री बनाए गए। वो भी लगातार अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को टारगेट करते रहते हैं। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी हो गई है, कोई सीट जीतने वाली नहीं है लोकसभा चुनाव में। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक हारू उप मुख्यमंत्री हैं, एक भागू उप मुख्यमंत्री हैं। जो हारू उप मुख्यमंत्री हैं वो मौर्य जी, वो हार चुके हैं, एक बार नहीं 2-2 बार हार चुके हैं। और जो भागू उप मुख्यमंत्री, वो जहाँ से मैं आपको ये बाइट दे रही हूँ, लखनऊ मध्य से वो चुनाव लड़ चुके थे। इस बार उनको मालूम था कि समाजवादी पार्टी से बुरी तरह से हारेंगे, इसलिए ये क्षेत्र छोड़कर भाग गए, दूसरे क्षेत्र से जाकर चुनाव लड़े। तो ये 2 भागू और हारू उप मुख्यमंत्री जो बीजेपी ने रखे हैं, ये पद पर इसीलिए रखे गए हैं कि पिछड़े दलित समाज से आए हुए वरिष्ठ नेता माननीय अखिलेश यादव जी को कोसते रहे। दरअसल आपने सुना होगा, जैसे गोदी मीडिया सुना है वैसे ही बीजेपी ने रखे हैं गोदी नेता। और ये गोदी नेता जो है, ये पिछड़े दलित समाज से गोदी नेता रखे हैं। ये इसलिए रखे हैं ताकि अखिलेश जी के बहाने, अखिलेश जी तो बहाना है, दरअसल इन लोग को पिछड़े दलितों को पानी पी पी कर गरियाना और कोसना है। क्यों? क्योंकि बीजेपी की बुनियादी 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में पिछड़े दलित विरोध पर पड़ी थी कि पिछड़े दलित जो है, पिछड़े दलित देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, चाहे वो आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी रहे हों, चाहे वो आदरणीय बाबू जगजीवन राम जी रहे हों। तो ये तो वो पार्टी है। अब आप देखिए ना, 2017 में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो 5 कालीदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धुलवाया था। क्यों धुलवाया था? कि यहाँ पर पिछड़े और दलित समाज के मुख्यमंत्री रहे, ये अपवित्र हो गया, इसका गंगा जल से धुलवा कर इसका शुद्धिकरण करा रहे। प्राइवेटाइजेशन क्यों करा रहे? प्राइवेटाइजेशन बीजेपी इसलिए करा रही है, साजिश के तहत करा रही है, ताकि पिछड़े दलितों को जो नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलता है उसमें वो डंडी मारना चाहती है। तो ये बीजेपी वो पार्टी है जो पिछड़े दलित विरोधी पार्टी है, और इन्होंने ऐसे नेता, गोदी नेता अपनी पार्टी में शामिल किए हैं, चाहे वो राजभर जी हों, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हों। इस तरह के नेता रखे हैं, शामिल किए, ताकि वो पिछड़े दलितों को अखिलेश जी के बहाने से कोसते रहें। लगातार आप कह रही हैं कि बीजेपी जो है वो पिछड़ा विरोधी है, लेकिन उनके पास, अगर दारा सिंह चौहान की बात की जाए, अभी उनके सपा में थे, फिर वहाँ चले गए, केशव प्रसाद मौर्य हो गए, आपकी अनुप्रिया पटेल हो गई, केंद्र में मंत्री हैं, संजय निषाद हो गए, ओम प्रकाश राजभर आ गए हैं। तमाम ऐसे जो पिछड़े दल के नेता हैं वो उनके पास है, तो वोट तो उनके पास है। कहते हैं कि हमारे पास सभी समाज का वोट बैंक है। देखिए, कहाँ वोट कहाँ है? मैंने तो अभी बताया कि ये जो पिछड़े समाज और पिछड़े दलित समाज के नेताओं जिनका आप नाम बता रहे हैं, ये सब दरअसल गोदी नेता हैं जो बीजेपी ने रखे हैं। ये बीजेपी ने ये गोदी नेता रखे ही इसलिए हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी के बहाने समस्त पिछड़े दलित समाज को गरियाएं और कोसें, ये रखे ही इसलिए गए, अन्यथा इनको पद से मुक्त कर दिया जाएगा। और जो आप दूसरी बात कर रहे हैं कि इनको वोट मिलता है, कहाँ? अभी तो देखिए, अभी पंजाब में चुनाव हुआ, अभी 2022 में ही पंजाब में चुनाव हुआ, जहां पर बीजेपी ने नारा दे दिया था, जान बच गई। 25% अपर कास्ट हिंदू की आबादी है, 25%, और कितना वोट मिला? केवल 1% वोट मिला बीजेपी को, और 1 सीट, और वो 1 सीट भी जो मिली वो कैप्टन की वजह से मिली। कर्नाटक में चुनाव हुआ, वहां पर बुरी तरह से हारी बीजेपी। बंगाल में चुनाव हुआ, वहां हारी। दिल्ली में चुनाव हुआ, वहां हारी। हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ, वहां हारी। ऐसे तमाम स्टेट्स हैं जहां पर मुसलसल हार रही है। और अभी जो उत्तर प्रदेश का लेटेस्ट चुनाव हुआ, अगर आप 2024 की ट्रेलर की बात करें तो जो लेटेस्ट चुनाव होता है वो ट्रेलर माना जाता है। तो अभी तक का जो लेटेस्ट लोकसभा चुनाव उपचुनाव हुआ वो मैनपुरी में उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, जहां पर समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीती। 3 लाख, लगभग 3 लाख वोटों से समाजवादी पार्टी जीती। वहीं बीजेपी की करारी हार हुई, और तब करारी हार हुई जब इनके प्रत्याशी खुद माननीय नेताजी की समाधि पर जाकर वोटों के लिए गिड़गिड़ा रहे थे।
तब माननीय नेताजी ने ऊपर से आह्वान किया अपने समाज के लोगों से और समस्त मैनपुरी से कि इसको हराओ, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। आप ये समझे जो मैनपुरी में हार हुई है वो वहाँ के मंत्री हारे हैं, सिटिंग मंत्री हारे हैं, बीजेपी के एमएलए हारे हैं, प्रत्याशी तो हारे और खुद मुख्यमंत्री हारे। और किसके नाम पे लोग वोट मांग रहे थे? मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे थे। मोदी जी की हार है ये, उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं। आप सब जगह उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं। आखिर वोट कहाँ मिल रहा है? अब मोदी जी के नाम पे लोग वोट नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि समस्त जनता, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता समझ गई जिस प्रकार से त्राही त्राही मचा हुआ है। जिस प्रकार से आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, महंगाई चरम पर है, डीजल पेट्रोल का दाम चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, किसान बेहाल है। और सबसे ज्यादा जो भयावह घटना हुई है मणिपुर में, जहां महिलाओं के साथ अत्याचार की सारी हदें पार हो गई, लेकिन फिर भी बीजेपी ऐसी नकारा पार्टी है, फिर भी बीजेपी ने वहां के जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है उनको पद से मुक्त नहीं किया। जबकि चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा कि यहाँ सैकड़ों ऐसे केसेस हो चुके हैं। वहाँ की गवर्नर कह रही हैं कि स्थिति भयावह है, वहाँ बीजेपी के एमपी कह रहे हैं कि इसमें स्थिति भयावह है, हम लोग को हाउस में बोलने का मौका नहीं दिया, हम मणिपुर पे बोलना चाहते थे। बीजेपी के एमपी बता रहे हैं, बीजेपी के सहयोगी दल के एमपी बता रहे कि हम हाउस में बोलना चाहते थे लेकिन हमको सख्ती से मना कर दिया कि आप हाउस में नहीं बोलेंगे। बीजेपी के एमएलए बता रहे कि ये राज्य प्रायोजित, वहाँ की सरकार द्वारा प्रायोजित ये घटना है। तो इससे शर्मनाक तो दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। पूरे विश्व में जो है भारत का सर शर्म से झुक गया इस घटना के बाद। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, ऐसी महिला विरोधी पार्टी है, ये वो पार्टी है जो महिला विरोधी है, पिछड़े दलित आदिवासी विरोधी पार्टी है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता महिलाओं की अस्मिता लुटे। तभी तो आप देखिए ये वो पार्टी है जिनके गुरु हैं विश्व के सबसे बड़े रेपिस्ट आसाराम बापू, इनके गुरु हैं, इनके बड़े बड़े नेता उनके चरणों में बैठकर शिक्षा दीक्षा लेते रहे। तो जाहिर सी बात है नेता जो नीचे के स्तर के नेता वो इसका अनुसरण करेंगे। इसीलिए तो आप देखिए कि बीजेपी के एमपीज, एमएलएज, नेता कार्यकर्ता ये सब जो हैं रेपिस्ट हैं। ये रेपिस्ट है, चाहे आप सेंगर की बात कर लीजिए, चाहे आप हाथरस की बात कर लीजिए, चाहे आप शाहजहांपुर चिन्मयानंद की बात कर लीजिए, ये सब रेपिस्ट है, रेप में इन्वॉल्व है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि इनको संरक्षण देने का काम बीजेपी की सरकार करती रही। अंततः इन सारे केसेस में माननीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। माननीय सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश के लिए कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, स्थिति भयावह और झकझोर देने वाली है। इसी प्रकार मणिपुर के केस में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। लगातार अखिलेश जी नारा दे रहे हैं कि एनडीए को इस बार पीडीए हराएगा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एक साथ आएगा और एनडीए को हराएगा। पीडीए के लिए समाजवादी पार्टी कैसी तैयारी कर रही है? देखिए, अगर आप पिछड़ा दलित की बात करें तो देखिए पिछड़ा दलित और हर वर्ग के लोग, पीडीए तो शुरू दिन से समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अभी 2022 में चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की जीती हुई 80 सीटें हमने छीन ली इनके मुंह में हलक में अपना हाथ डालकर हमने इनकी जीती हुई 80 सीटें हमने छीन ली। हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, हमारी सीटें बढ़ी। वही आप देखिए कि बीजेपी का वोट परसेंटेज भी घटा, उनकी सीटें भी घटी। अब आप ये समझ लीजिए कि अब जनता ने तो उम्मीद लगाई थी कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन ठीक है हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हमारी सीटें बढ़ी, हमारा परसेंटेज बढ़ा। जनमानस आज बड़ी आस भरी निगाहों से और बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से केवल और केवल माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों, शोषितों, वंचितों, किसानों, महिलाओं की आवाज बुलंदी से उठाते हैं और वो फिर विकास भी करते हैं। शिक्षा की तरफ भी उनका ध्यान आकर्षित विशेष ध्यान देते हैं। इसलिए हर वर्ग के लोग उनकी तरफ जो है बहुत आस भरी उम्मीदों से देख रहे हैं। और रही बात पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज की, तो ये तो शुरू दिन से समाजवादी पार्टी के साथ है और 94% पीडीए ने आह्वान कर लिया अपने समाज से कि इस बार सब एकजुट होंगे और एनडीए को उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे भारत से भगाएंगे और पूरे भारत को एनडीए मुक्त और बीजेपी मुक्त करेंगे। लगातार आखिरी सवाल होगा कि लगातार अखिलेश जी अपने काम गिनाते हैं और 17 के चुनाव में उन्होंने बोला कि काम बोलता है समाजवादी पार्टी का, चाहे लैपटॉप देना हो बच्चों को, चाहे वो कन्या विद्या धन हो, साइकिल बांटना हो या एक्सप्रेसवे हो, तमाम 108 देना हो, 100 नंबर देना हो। उन कामों को जनता तक वो क्या लगता है कि संदेश पहुँच नहीं पाता है, वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है? नहीं, देखिए बात वोट में कन्वर्ट होना ना होने की नहीं है। अब आप इसी से समझ लीजिए कि माननीय अखिलेश यादव जी चूँकि वो हाईली क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, ये बहुत आवश्यक है कि देश के मुखिया या प्रदेश के मुखिया पढ़े लिखे हों। अगर देश या प्रदेश के मुखिया पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उस देश और प्रदेश की स्थिति बहुत
बेकार हो जाती है, लोग वहाँ अच्छी व्यवस्था नहीं रह जाती है। तो इसलिए आवश्यक है कि पढ़ा लिखा होना हर व्यक्ति को आवश्यक है, विशेषकर देश और प्रदेश के मुखिया। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पिछड़े समाज से वरिष्ठ नेता है माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने 22 महीने में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बना दिया, एशिया का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे जहाँ पर फाइटर प्लेन उतरते हैं। वहीं आप देखिए कि माननीय मोदी जी 15 साल एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, क्या उन्होंने ऐसा एक्सप्रेसवे बनवाया जहां पर फाइटर प्लेन उतरते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बनवाया। क्यों? क्योंकि वो सोच नहीं है, वो विकास की सोच नहीं, वो डेवलपमेंट की सोच नहीं। बीजेपी को तो केवल सत्ता 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 और वोट, केवल बीजेपी का ध्यान इस ओर आकर्षित रहता है। और वहीं आप देखिए हर वक्त बीजेपी झूठ बोलती है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा हम लोग को बोलते हैं कि सत्य पे आधारित बातें करिए, सच्चाई की बात करिए, क्योंकि बीजेपी तो झूठ बोलती है, बीजेपी के और झूठ के पैर नहीं होते। इसलिए आप ये समझिए कि जो विकास के कार्य, चाहे लैपटॉप वितरण हो, चाहे समाजवादी पेंशन योजना की तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की थी। समाजवादी पेंशन योजना हो, 1090 हो, 100 हो, डायल 100 हो, 108 एम्बुलेंस सेवा हो, तमाम हॉस्पिटल्स, तमाम मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, तमाम कॉलेजेस बनाए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में तमाम काम किया है, एक्सप्रेसवे बनवाया, इतने काम किए हैं, रोजगार के क्षेत्र में बहुत काम किया, लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ। तो जनता आज इन सब चीजों को याद कर रही है, चूंकि जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, आप ये समझिए कि इस वक्त बहुत त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है। टमाटर का दाम आसमान छू रहा है, सब्जियों का दाम आसमान छू रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम आसमान छू रहा है। वहीं बेरोजगारी चरम पर है। आए दिन हम सब पढ़ते रहते हैं अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में और टीवी चैनलों पर आता है कि बेरोजगारी से तंग आकर युवाओं ने आत्महत्या कर ली। और महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ जिस प्रकार से उत्पीड़न चरम पे है, एनसीआरबी का आंकड़ा भी बताता है कि सबसे ज़्यादा रेप की घटनाएं और उत्पीड़न की घटनाएं अगर कहीं पूरे देश में हो रही तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हो रही। इन सब को रोकने के लिए ही तो माननीय अखिलेश यादव जी ने 1090 जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई थी, डायल 100 जैसी सुविधा उपलब्ध कराई थी। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। अब आप आज ही देखिए, उत्तर प्रदेश में तो ऐसी स्थिति बन गई है कि महिलाएं मंदिर में सुरक्षित नहीं, किसान खेत में सुरक्षित नहीं, गौवंश जो है गौशाला में सुरक्षित नहीं। आज के अखबार में न्यूज़ आया कि गोमती नगर मंदिर में पूर्व मंत्री की पत्नी के साथ दिन दहाड़े लूट हो गई। और फिर खेत में, लखनऊ, राजधानी लखनऊ की आपको बता रही हूँ कि खेत में काम कर रहे किसान को सांड ने पटक कर मार दिया। और फिर मोहनलालगंज के गौशाला की बात अभी हम लोग सुन ही रहे थे, जहाँ पर गौवंश जो है कमज़ोर हो गई हैं। और अब तो नगराम की बात आ गई, जहाँ पर गौशाला में जो है 13 गौवंश की दुखद मृत्यु हो गई। तो ये वो पार्टी है जहाँ हर जगह ये भ्रष्टाचार करती, इनको काम नहीं करती, विकास नहीं करती, केवल भ्रष्टाचार में पार्टी लिप्त है। क्यों भ्रष्टाचार में पार्टी लिप्त है? क्योंकि इनके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है रंगे हाथों पकड़े गए थे, रिश्वत लेते, लाखों रुपए रिश्वत लेते, पीएम से काम कराने के नाम पर लाखों रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए थे। तो जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा जो भ्रष्टाचार में लिप्त, तो आप इससे समझिए कि इसलिए पूरी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है। देखिए सीएजी की रिपोर्ट आ गई, 7 बड़े घोटाले हुए उत्तर प्रदेश में। आप देखिए एक्सप्रेसवे में घोटाला, नमामि गंगे में, ये माँ गंगा का नाम लेकर सत्ता में आए, नमामि गंगे में घोटाला, ये गौवंश, गौ माता का नाम लेकर सत्ता में आए। आप देखिए गौवंश के चारा में भी घोटाला, अरबों रुपए का चारा बीजेपी खा गई गौवंश का, अरबों रुपए का। भूख प्यास से तड़प की गौवंश जो है मर रही हैं, चाहे वो गौशाला में मर रही हैं, कहीं हम पढ़ते हैं कि उनको भूख प्यास से तड़प कर उनको पानी में बहा दिया। साथ नाहिद लारी खान जी मौजूद थी, इनसे बातचीत हुई, तमाम मुद्दों पर इन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। पीडीए को खासतौर से समाजवादी पार्टी तहरीर दे रही है और लगातार जो समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जहाँ पे अभी अखिलेश यादव जी बांदा गए थे, उसके बाद से वो फतेहपुर होते हुए पूरे प्रदेश भर में जो लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष दौरा कर रहे हैं। 24 के चुनाव को लेकर के जो विपक्ष ने इंडिया बनाया है, उसमें इंडिया और यूपी में इंडिया और पीडीए समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें दिलाएंगी, आने वाला समय बताएगा। आप लोग क्या अपनी राय रखते हैं और क्या सच में फिलहाल के लिए नमस्कार।